दोस्तों नमस्कार। कई युद्ध हुए हैं और कई युद्ध कई प्रधानमंत्रियों के कालखंड में हुए हैं, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने सेना या युद्ध को राजनीति से जोड़ा नहीं, और वह भी वोट बैंक के लिए, और वह भी राजनीति में चुनावी जीत हासिल करने के लिए। इससे पहले वाकई कई युद्ध हुए हैं, कई प्रधानमंत्री के कालखंड में हुए हैं, और उस दौर में भारत का मीडिया भी था, लेकिन किसी मीडिया ने अपने एडिटोरियल डेस्क पे बैठकर युद्ध नहीं लड़ा, और ना ही स्टूडियो के भीतर कोई युद्ध लड़ा गया। उसके जरिए ना तो कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, और ना ही इस दिशा में भारत का मीडिया कभी बढ़ा, जहां पर जो सूचनाएं आ रही हैं उन सूचनाओं को किस रूप में रखा जाए यह भी अपने हिसाब से तय होने लगा। तो क्या मौजूदा वक्त में ऐसी परिस्थिति देश के सामने आकर खड़ी हो गई, जहां सेना को अपनी बात कहने के लिए खुद सामने आना पड़ा? और ये बातें दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मौजूदा वक्त में आप किसी भी स्वायत्त संस्था या फिर संवैधानिक संस्थाओं के हाल को अगर देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। आप कह सकते हैं इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी ईडी है, सीबीआई है, वो सरकार के हिसाब से चलती है। आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को देखने वाली सीवीसी सरकार के हिसाब से चलती है। आप कह सकते हैं सरकारी खजाने को लेकर जो भी स्क्रीनिंग होती है सीएजी भी सरकार के अनुकूल चलती है। आप यह भी कह सकते हैं आज की तारीख में कि देख लीजिए इलेक्शन कमीशन की भी राह सरकार के अनुकूल हो चली है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सेना को लेकर कभी कोई सवाल ना तो इससे पहले किया गया और ना ही सेना ने इस रूप में सामने आकर कहा कि देखिए हमारी हकीकत है क्या, वह भी युद्ध को लेकर। ऐसी परिस्थिति भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को लेकर 2018 के जनवरी के महीने में जरूर आई थी। उस वक्त इस देश के 4 जस्टिस बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक लाइन उसमें से निकली थी, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों में न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारे सवाल, अलग अलग चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद सत्ता के अनुकूल पदों पर बैठने की कहानी भी आज दोहराई नहीं जाएगी। सिर्फ आप समझिए इसलिए क्योंकि इस दौर में पहली बार एयर चीफ मार्शल ने जो महत्वपूर्ण बातें कहीं और जो सीडीएस चौहान साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, उसके लिए भारत के मीडिया को उन्होंने नहीं चुना। यानी सामान्य तौर पर अगर आप अतीत के पन्नों को पलटेंगे और पुराने युद्ध की परिस्थितियों को देखेंगे तो भारत में दूरदर्शन होता था, हालांकि अभी भी है, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने दिसंबर 1971 को जो पहला इंटरव्यू दिया था और जिसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि बांग्लादेश या कहें पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और भारतीय सेना ने किस तरीके से वहां पर काम किया, वह दूरदर्शन को जानकारी दी गई थी। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए उनका मैसेज प्रसारित किया गया था। अभी भी ऑल इंडिया रेडियो है, अभी भी दूरदर्शन है, लेकिन आप कहेंगे इस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। इसीलिए भारत के भीतर प्राइवेट न्यूज चैनल्स की तादाद 100 से ज्यादा है, और उसमें भी नेशनल मीडिया जिस तरीके से जानकारी देता है और जिस तर्ज पर जानकारी देता है, उसने इस दौर में एक नई परिस्थिति देश के सामने भी पैदा कर दी कि जो जानकारी आ रही है वो जानकारी जमीनी रिपोर्टिंग के बाद आ रही है, किसी सही जगह से कोई सूचना मिल रही है, या फिर राजनीति साधने के लिए राजनीति के अनुकूल होकर सत्ता को बचाने या सत्ता के नैरेटिव को इस देश में लादने के लिए मीडिया काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप 6 तारीख के बाद की परिस्थितियों को देखना शुरू करें, 6 मई, बहुत दूर मत जाइए, उस दिन से यानी 6 की देर रात या कहें 7 की सुबह
जब भारतीय वायुसेना ने जो स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तानाबूद कर दिया, उस समय से लेकर या उस रात की रिपोर्टिंग से लेकर या अगली सुबह की रिपोर्टिंग जो दिखाई दे रही थी न्यूज चैनलों में, जो भारत के भीतर सेना से हटकर पॉलिटिशियंस कह रहे थे, सत्ताधारी राजनीतिक दलों के, और इसके जरिए जो अलग अलग न्यूज चैनल में डिबेट की शुरुआत हुई, उसने युद्ध को सेना से नहीं जोड़ा बल्कि युद्ध को मौजूदा सरकार से जोड़ दिया। और एक झटके में सफलता का वो आलम इस देश के सामने रखा जाने लगा जिसमें सेना की एक अपनी सांगठनिक सोच होती है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से लेकर ऊपर तक काम करता है और ऊपर की बातचीत को लेकर नीचे तक उसका असर होता है, और यह अनुशासन कभी भंग होता नहीं है। इस अनुशासन को भंग करने की स्थिति में कोई भी इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि भारत में राजनीति ने कभी सेना में हस्तक्षेप नहीं किया। भारत के मीडिया की इतनी हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि वो अपने मन से करगिल में जो मन चाहे सो बखान कर दे, 1971 के वार में जो मन चाहे सो कह दे, 65 के वार में जो मन चाहे सो वो कहना शुरू कर दे, 62 में इस देश में ऑल इंडिया रेडियो और अखबार जो मन चाहे छाप दे। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार सेना जिन सवालों को सामने लेकर आई, उसने एक झटके में समूचे देश को स्तब्ध कर दिया। स्तब्ध इसलिए कर दिया क्योंकि जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल परमाणु हथियारों को लेकर थे, वो सवाल पाकिस्तान की सेना को लेकर थे, वो सवाल भारत के वायु सेना में कोई हानि नहीं हुई है या हुई है इसको लेकर थे, वो सवाल सबसे महंगे खरीदे गए विमान राफेल को लेकर थे, वो सवाल भारत की सेना की उस ताकत को सलाम करने के लिए नहीं थे बल्कि उस ताकत के आगे निकलकर एक नया परसेप्शन और नए पर्सपेक्टिव में एक बिल्कुल नए नैरेटिव के साथ भारत का मीडिया आगे निकल गया। और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, सेना की तरफ से दूरदर्शन को नहीं चुना गया और इस देश के भीतर सबसे ज्यादा विस्तार जिस प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई का है, जो इस वक्त समूची दुनिया में भारत के 7 डेलीगेशन के साथ चल रहा है, हर देश में कवर कर रहा है, बतला रहा है कि भारत का डेलीगेशन आज ब्राजील पहुंच गया, वहां क्या होगा, कल वो अमेरिका में होगा, वहां किस स्थिति में कौन सी बातचीत होगी। एएनआई की तैयारी है। दुनिया के 32-33 देशों में भारत की समाचार एजेंसी, जो प्राइवेट ही सही, सरकार के साथ ही सही, लेकिन उसको इंटरव्यू सीडीएस चौहान साहब ने नहीं दिया। इस देश के भीतर में एयर चीफ मार्शल जिन बातों से व्यथित हैं, जिसका जिक्र वो पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि दरअसल हम जो भी ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर को वक्त पर डिलीवर किया ही नहीं जाता है, और जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं कोई योजना पूरी होती ही नहीं है। इन बातों का जिक्र वो चाहते तो किसी मीडिया, भारत की किसी भी मीडिया या समाचार एजेंसी के साथ बैठकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो जगह चुनी वो सीआईआई उसके कॉन्फ्रेंस की जगह थी, जहां पर तमाम नामी गिरामी लोग आए, लेकिन सेना की जगह वो सैनिक व्यवस्था को लेकर थी या नहीं थी, शायद ये एक सवाल हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के बीच में सीडीएस ने पहला इंटरव्यू ब्लूमबर्ग को दिया और उसके बाद इस देश में हंगामा मच गया। जिन बातों का जिक्र उन्होंने जहाजों के नुकसान को लेकर, एयरक्राफ्ट के नुकसान को लेकर यह कहा, यह मत गिनिए कितने विमान गिरे, यह सोचिए क्यों गिरे, और उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी बहुत सटीक तरीके से बनी है। और इसने इस बात को, इस देश को स्तब्ध कर दिया कि सरकार अभी तक ये क्यों नहीं बोल रही थी। क्या इस दौर में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वार पैरेलल में इस रूप में चलता है जो मीडिया के जरिए देश के सामने आता चला जाए और सेना एक जगह खुद को बिल्कुल अलग थलग समझने लग जाए क्योंकि वहां के अपना अनुशासन कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है।
और इस दौर में सेना, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुश्किल हालात, सभी अगर राजनीति के मुद्दे हो जाएंगे तो क्या बचेगा? और सीधे सीधे चुनाव से जुड़ जाता है। और ध्यान दीजिए, 10 तारीख के बाद 2 बैठकें लगातार हुई प्रधानमंत्री के निवास पर, 7 लोक कल्याण मार्ग पर। पहली बैठक सीज फायर के तुरंत बाद हुई, जिसमें मौजूदगी सेना के तीनों अंगों के चीफ की थी, सीडीएस की थी, रक्षा मंत्री की थी, विदेश मंत्री की थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की थी। और अगले दिन 11 तारीख को भी मुलाकात सबकी हुई, सभी बैठे, इन सब ने बातचीत की। उसमें विदेश सचिव भी जुड़ गए, रक्षा सचिव भी जुड़ गए 11 तारीख को। यानी सीज फायर के बाद की परिस्थितियों में इस देश की पूरी सेना प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के घर के कार्यालय में मौजूद थी, तमाम बातें हो रही थी। तो क्या उसके बाद राजनीति साधने के लिए इस देश की राजनीतिक सत्ता ने रवानगी पकड़ ली? हमें लगता है पहले उस बैठक की तस्वीर एक क्षण के लिए देख लीजिए। इस बैठक में क्या बातचीत हुई होगी, क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद 72 घंटों तक जो युद्ध की परिस्थितियां थी और अमेरिका द्वारा सीज फायर के ऐलान करने से पहले की स्थितियों के बाद जो हालात थे, उनको लेकर चर्चा हो रही थी। उस वक्त क्या मौजूदा सरकार या सत्ता ने यह कहा सेना से कि हम इसको राजनीतिक तौर पर अब उठाएंगे और इस देश को बताएंगे? क्या सेना ने कहा जो हालात है, उन हालातों के बीच बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए, जो इस दौर में हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों में जो भी हुआ है? यह संवाद जाहिर है, यह संवेदनशील संवाद सरकार और सेना के पास होगा, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां क्या रही और क्यों रही? क्योंकि शंग्रीला डायलॉग में जब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया गया, जो सीडीएस के जरिए जो इस इंटरव्यू को लेकर सवाल उठा, तो अगला सवाल इस देश के भीतर यह भी उठा, इस देश का मीडिया, क्या उसकी बातों पर अब किसी को भरोसा नहीं है और सेना भी भरोसा नहीं कर रही है? इसीलिए जो दूसरा इंटरव्यू भी दिया गया वो एएनआई को नहीं दिया गया, वो राइटर्स को दिया गया। और राइटर्स में भी उन्हीं बातों का कमोवेश सीडीएस ने जिक्र किया जिन बातों का जिक्र था। और उस बातचीत के भीतर या उस इंटरव्यू के भीतर जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई, उसमें भी कहा गया कि दरअसल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का तो सवाल ही नहीं है। सेनाएं जानती हैं, वो पाकिस्तान की सेना हो या भारत की सेना हो, इस तरीके से नहीं होता। यानी जो मीडिया पर चलते रहा, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पर हमला हुआ, उसको लेकर जो सारी बातें चलती रही सिर्फ हवा में थी। और यह बात यहां से निकलकर अमेरिका के द्वारा सीज फायर के ऐलान के वक्त भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर युद्ध हो जाता, तो इन तमाम परिस्थितियों से तो सीडीएस ने इनकार किया। इसके अंदरूनी मैसेज बहुत सारे हो सकते हैं कि दरअसल दुनिया के तमाम देशों की सेनाओं की आपस में भी बातचीत, संवाद और परिस्थितियों को समझने की ताकत होती है और वो अपने तौर पर स्वतंत्र होते हैं। भारत में भी सेना स्वतंत्र है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जब न्यूक्लियर वार की स्थिति का जिक्र कर रहे हो, भारत का मीडिया न्यूक्लियर परिस्थितियों का जिक्र करने लग जाए और प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर राष्ट्र के नाम संदेश में यह कहने से नहीं चूके कि हम न्यूक्लियर के इस्तेमाल के धमकी से नहीं डरते हैं, परमाणु बम के ब्लैकमेल से नहीं डरते हैं, तो फिर सवाल सीडीएस जो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति तो आई ही नहीं और दोनों देशों की सेना समझदार है, शायद यह बात भी खली होगी कि पाकिस्तान की सेना का जिक्र समझदार के तौर पर सीडीएस क्यों कर गए इंटरव्यू के बीच में।
लेकिन सवाल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भी सवाल थे, क्योंकि आज की तारीख में अब ये सवाल भारत के भीतर वही मीडिया बड़ा कर रहा है कि ये बातें तो देश के मीडिया के साथ करनी चाहिए। तो देश की मीडिया की साख, सूचना देने की तरीके और सूचनाओं के जरिए अपने हिसाब से परसेप्शन और नैरेटिव राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करते हुए करने की चाहत में कौन क्या कहेगा, इसीलिए दूसरा इंटरव्यू जो दिया गया वो राइटर्स को दिया गया और भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी एएनआई को उसी के फुटेज को लेकर लिखना पड़ा। एएनआई और उसमें सोर्स राइटर्स लिखना पड़ा। देख लीजिए इस दूसरे इंटरव्यू को जो राइटर्स को दिया गया, और इसके बगल में लोगो देख लीजिएगा, एएनआई का लगा हुआ है, लेकिन सोर्स उसके बगल में छोटा सा लिखा हुआ है राइटर्स। What I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. ये इंटरव्यू भी शंग्रीला डायलॉग के बीच सिंगापुर में दिया गया। समझने की जरूरत है कि दुनिया के तमाम देशों के सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी और रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी इस शंग्रीला डायलॉग में होती और सभी सिंगापुर पहुंचते हैं, जिसमें वह अपनी नीतियों को खुले तौर पर सामने रखते हैं और दुनिया भर के जितने भी सैन्य वरिष्ठ अधिकारी, वो जनरल रैंक के भी होते हैं, सभी जो पहुंचते हैं आपस में एक संवाद भी बनाते हैं। और कम से कम भारत और पाकिस्तान के इस ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध के मद्देनजर दुनिया भर के भीतर जब उसमें अमेरिका की एंट्री सीज फायर को लेकर हो गई, तो उसको लेकर बेचैनी नाटो कंट्रीज के भीतर थी, यूरोपीय यूनियन में थी, ईरान के भीतर थी, रशिया के भीतर थी, मिडिल ईस्ट में थी, चीन के भीतर थी। तमाम जगहों पर इन बातों को लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका इस बीच में सीज फायर का जो ऐलान कर गया, जिसको लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति दोहरा रहे हैं, लेकिन सीडीएस ने क्या उस धुंधलेपन को साफ कर दिया जो वो भारत के भीतर इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां का मीडिया के तौर पर नहीं बनी, फोर्थ स्टेट के तौर पर नहीं, बल्कि सरकार के एक औजार या हथियार के तौर पर देश में काम कर रहा है। यह सवाल वाकई बड़ा है। और जो बातें सीडीएस ने कही उसको लेकर अगर विशेषज्ञों की राय को भी समझें तो उसमें बहुत साफ तौर पर लगता है, बहुतों की राय है कि दरअसल ये एक महत्वपूर्ण जगह पर महत्वपूर्ण बात का जिक्र करके सीडीएस ने उन बातों को साफ कर दिया जो भारत के भीतर राजनीति और मीडिया अपने तौर पर अपनी कूटनीति कर रहा है, जो कि उसके दायरे में आती नहीं है। किसी ने यह भी कहा कि दरअसल इस दौर में मोदी सरकार ने गैर जरूरी तरीके से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सिंगापुर भेज दिया। इससे पहले भी वो गए थे जबकि, लेकिन दूसरी तरफ यह भी राय है कि अगर इस बातों का वो जिक्र खुले तौर पर नहीं करते तो सेना को लेकर जो छवि इस दौर में पॉलिटिकल वे में बनाई जा रही थी वो कहीं ज्यादा घातक होती। और कईयों ने तो इस बात का भी जिक्र किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव हार रहे थे, पहला चुनाव जीतने के बाद दूसरे टर्म में, तो उन्होंने अपने समर्थकों से कैपिटल हाउस पर हमला करने को कह दिया था और उस वक्त उन्होंने सेना से भी कहा था कि आप इन्हें रोकिएगा मत। लेकिन अमेरिका के भी सैन्य अधिकारियों ने कहा था हम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। और वहां पर पहुंचे हुए ट्रंप के तमाम समर्थकों को रात भर उन्होंने हंगामा जरूर किया कैपिटल हाउस में, लेकिन सेना किसी राजनीति या पॉलिटिकल पार्टी या किसी राष्ट्रपति के साथ अमेरिका में भी खड़ी नहीं हुई। तो उनकी अपनी स्वायत्तता और अपनी निर्भरता खुद को लेकर और दुनिया के सामने एक पारदर्शिता के साथ अपनी ताकत का एहसास सेना को कराना पड़ता है। तो यह इंटरव्यू सही दिया गया, यह भी विशेषज्ञों की राय है। लेकिन फिर यहां से एक अगला सवाल भी खड़ा होता है, क्या वाकई भारत में इस दौर की राजनीति इतनी जटिल हो गई है या उसको ऐसा बना दिया गया है जहां पर हर चीज इस देश के भीतर सेना और उसके साथ राजनीतिक लाभ से जुड़ जाए। सब कोई जानते हैं कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है, जो कि
इस देश के गृह मंत्रालय के अधीन है, सीधे कहें तो केंद्र सरकार के अधीन है। किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी सीमा पर किसी की भी आवाजाही को लेकर कोई काम नहीं करती है, वो सेंट्रल फोर्सेज होती है। लेकिन आज ही गृह मंत्री बंगाल में थे और बंगाल में उन्होंने चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगती हुई सुरक्षा के सेंध से जोड़ दिया और सीधे तौर पर कहा यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह चुनाव नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है, बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। अगर आपको याद हो तो झारखंड के चुनाव के वक्त भी देश के गृह मंत्री ने और बीजेपी ने खुले तौर पर झारखंड के भीतर भी बांग्लादेशियों के आने और घुसपैठ का जिक्र किया था, जबकि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बंगाल की जरूर लगती है। लेकिन फिर भी सवाल तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूदगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की होती है, लेकिन उसके आगे की परिस्थिति यह हो चली है कि अगर इस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ, और उन्हीं परिस्थितियों में पहलगाम का भी जिक्र हुआ कि पहलगाम में भी जो घुसपैठ आतंकवादियों की सीमा पार से हो रही है, तो उसमें सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जो पहलगाम की घटना के तुरंत बाद हुई, उसमें बकायदा सरकार ने स्वीकार किया कि हां सुरक्षा में चूक हुई, इंटेलिजेंस जानकारी देने में चूक हुई। लेकिन यह सवाल अनसुलझा सा रह गया कि अगर यह चूक हुई तो जिम्मेदार है कौन। तो जिम्मेदार कौन है, यह परिस्थिति झटके में गायब हो जाती है और सामने निकलकर आ जाता है इस दौर में राजनीति और चुनावी जीत की परिस्थितियां इस देश में जुड़ते हुए युद्ध के हालात या ऑपरेशन सिंदूर सरी की परिस्थितियों को लेकर। और शायद इसीलिए जो सेना के भीतर की स्थिति है उसको खुले तौर पर एयर चीफ मार्शल कहने से नहीं चूके कि इस देश के भीतर में सेना को लेकर कोई एक बेहतरीन राय तो होनी चाहिए। अच्छी गाड़ी बनाने के लिए इंजीनियर है, लेकिन अच्छा सेना के लिए हथियार बनाने वाला कोई शख्स क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों चला जाता है। इस देश में जो सीएसआर का जैसे पैसा आता है, उसी तरीके से सेना को लेकर जनता के भीतर यह मनोभाव क्यों नहीं है कि वो भी अपनी कमाई का 10% हिस्सा सेना को दे। और यह बात कहते कहते इस देश में जितनी भी योजनाएं हैं, हालांकि वो सेना के संदर्भ में कह रहे थे कि जितनी भी योजनाएं हैं कोई पूरी होती नहीं है, सिर्फ ऐलान हो जाता है। और एक सच यह भी है कि केंद्र सरकार के जरिए जो जानकारी निकल कर आती है वो बहुत साफ तौर पर कहती है कि इस देश में लगभग 1172 योजनाएं लेट चल रही है, जिन्हें वक्त पर पूरा होना चाहिए था। और उनकी जो लेट की गति है वो सिर्फ 1 साल की नहीं है, कोई कोई योजनाएं 5-5, 6-6 साल लेट चल रही है। यानी जिसका ऐलान 2014 में किया गया और उसको 2019 में पूरा होना चाहिए था, वो 2024-25 में भी पूरी नहीं हुई है। 5-5, 6-6 साल योजनाएं, लगभग 672 योजनाएं विलंब से चल रही है। 1, 2, 3, 4 साल में भी दायरे में भी लगभग 500 से ज्यादा योजनाएं विलंब से चल रही है। तो जब इस देश का मीडिया इन परिस्थितियों को नहीं देखेगा तो सेना को लेकर भी उसके ज़हन में वैसे ही सवाल होंगे जैसे सवाल ईडी, सीबीआई, सीवीसी, सीएजी किसी भी संस्था को लेकर हो सकते हैं। और उसी दृष्टि से पूरी रिपोर्टिंग अगर हो रही है और टेलीविजन स्क्रीन पर जो रेंगते चला गया, वो सब कुछ एक झटके में सीडीएस चौहान ने खारिज कर दिया। और उसके आगे के सवाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना की बुलंदी और देश की आत्मनिर्भरता और देश के भीतर बनने वाले सेना के सामानों को लेकर थी, इसका जिक्र एयर चीफ मार्शल ने किया। Op Sindoor, as it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing.
Every day we're finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. और तमाम सवाल जो उठा रहे हैं इन सबके बीच अगला सवाल तो यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश देने के बाद प्रधानमंत्री जिन राज्यों की यात्रा पर निकले उसमें पंजाब भी है, राजस्थान भी है, उसमें सिक्किम भी है, उसमें बंगाल भी है, उसमें यूपी भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। जिस तरीके की यात्रा पर राजनाथ सिंह निकले और उन्होंने 6 जगहों पर भाषण दिया, उसके बाद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह निकले, उन्होंने अलग अलग जगहों पर भाषण दिया और आज वो बंगाल में थे। तमाम जगहों पर जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का हो रहा है, तमाम जगहों पर जिक्र सेना का हो रहा है, लेकिन तमाम जगहों पर इन दोनों बातों का जिक्र करते हुए निगाहें और निशाने पर चुनाव है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति क्या हो सकती है? क्योंकि अगर आप इस परिस्थिति में देखिएगा तो सीडीएस चौहान परिस्थितियों को परखने के लिए सैनिकों के बीच में थे। नॉर्दर्न कमांड उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में आता है वहां गए, वेस्टर्न कमांड जो चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन है हरियाणा के भीतर वहां गए, और इसी तर्ज पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हरियाणा में जब वो वेस्टर्न कमांड में पहुंचे तो वहां भी उन्होंने जिक्र किया। अपने तौर पर वो सेना की परिस्थितियों के अनुकूल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कह रहे होंगे कि देखिए राजनीति को भी समझिए। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति ये कहने बताने से चूक नहीं रही है कि सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, हमें वोट दे दीजिए। हमें लगता है वो तस्वीर भी देखिए जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड में सीडीएस गए 25 तारीख को। हो सकता है आपके दिमाग में अब 4-5 बड़े सवाल हों। पहला सवाल तो यही हो कि राजनीति और मौजूदा राजनीतिक सत्ता ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों को जिस तर्ज पर रख रही है, सेना वैसा बिल्कुल नहीं देखती है। दूसरा सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति जब न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में कहने लगे और न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र खुले तौर पर किया, लेकिन सेना खुले तौर पर सीडीएस ने अपने इंटरव्यू में जब कहा कि नो न्यूक्लियर थ्रेट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, इसका मैसेज बहुत साफ है कि यह चीजें भी सेना उस दृष्टि से नहीं देखती है। तीसरा बड़ा सवाल, सीज फायर को लेकर भी सीडीएस ने अगर कहा जेट और मिसाइल के कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति जो बढ़ रही थी और हमने अपने आप को जिस तरीके से तैयार किया, कैसे संभले और हमने कैसे इसके बाद अपनी ताकत को कहीं ज्यादा व्यापक कर लिया, राजनीति इसके साथ नहीं चल रही है। और चौथी बड़ी बात तो यह है कि इस देश के भीतर में क्या वाकई मीडिया की साख खत्म हो गई या फिर संस्थानों की साख खत्म होते होते ऐसी स्थिति आ गई कि अपनी बात कहने तक के लिए अब खोजना पड़ रहा है कि बाहर में कौन होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी साख हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, उसके सामने बात कहें, अन्यथा यहां तो हर चीज मजाक बना दी जाएगी और वह सत्तानुकूल परिस्थितियों में नैरेटिव बनाने में लग जाएगी। और आखिरी बात, क्या भारत की राजनीति लोकतंत्र के तमाम पिलर्स को करते करते यह समझ नहीं पाई कि अगर ऐसी स्थिति देश के सामने आएगी जहां पर इस देश की सेना को लेकर सवाल होगा तो कम से कम वो सेना के मुद्दों को लेकर तो खामोशी बरते और राजनीति ना करे? क्या इस दौर में यह स्थिति गायब हो गई है? क्योंकि 1965 के युद्ध के वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने सिर्फ एक ही तो ऐलान किया था, एक वक्त उपवास रखिए, सेना के लिए कुछ दीजिए, और उसके बाद हर घर से जो कुछ था, अनाज थे, कपड़े थे, गहने थे, सब कुछ सेना के लिए यह देश ने सब कुछ दे डाला। और 1965 में पाकिस्तान को पूरे तरीके से युद्ध में भारत ने हरा डाला था। मौजूदा परिस्थिति और इस देश के अतीत का इतिहास दोनों को एक साथ रख के खुद की परिस्थिति में सोचिए जरूर
अन्यथा ये मीडिया की हवा और राजनीति की आंधी सब कुछ ले उड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।